हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर बनाया था, जिसमें हमने थोड़ा सा उसमें समझाया आपको कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और उसकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं माय डियर। और अल्टरनेटिंग करंट जब चलता है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उसका टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमने बताया था। ठीक, सेकंड क्लास में हमने क्या किया था माय डियर, सेकंड क्लास में आपको अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया था कि आरएमएस करंट क्या होता है और आरएमएस करंट का मैक्सिमम करंट के साथ क्या संबंध होता है। और उसमें आपने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि सर जो आरएमएस करंट होता है वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स होता है, या इसको आप कह सकते हैं क्या 70% के आसपास आप इसको कह सकते हैं, किसका, मैक्सिमम करंट का आप कह सकते हैं। लगभग 70% के आसपास होती है, 7.047 होती है। तो ये आंसर होता है आपका किसका, आरएमएस और आपको मैक्सिमम करंट के बीच में रिलेशन होता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में माय डियर ये आपसे उल्टा पूछ रखा होता है, ऐसे देख रखा होगा I0 इजकल टू क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स इंटू IRMS। ठीक है, ये भी हमसे दिया जा सकता है, यहाँ से उठा करके आप अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा इक्वेशन। चूंकि ऑप्शंस देखिए माय डियर ऐसे सेट किए जाते हैं कि आप जानबूझकर गलती आपसे होगी माय डियर, आप कोशिश करेंगे फिर भी आपसे गलती हो जाएगी। तो ऑप्शन ऐसे सेट किए जाते हैं, आपको बहुत खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो IRMS इजकल टू क्या होता है, I0/√2 होता है। अगर आपको ये याद नहीं है माय डियर तो फिर बहुत सारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप फंसेंगे क्वेश्चन निकालने के, आंसर सॉल्यूशन निकालने के अंदर माय डियर। ठीक है, तो ये सब बातें हमने 2 क्लासेस में पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे माय डियर। वो टॉपिक क्या है आज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट माय डियर। अब जो AC है, अल्टरनेटिंग करंट है, ये अलग अलग सर्किट में फ्लो होगा। तो अलग अलग तरीके का सर्किट हमको जानना है कि आखिर कितने तरीके की सर्किट होगी जिसमें हमारा करंट फ्लो होगा माय डियर। ठीक है, तो ये अगर देखिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं माय डियर, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ LCR गिवन है। क्या गिवन है, LCR सीरीज सर्किट। ध्यान से समझिए, हमारे सिलेबस के अंदर लिखा गया है LCR सीरीज सर्किट माय डियर। ठीक, ये हमें पढ़ना है। लेकिन माय डियर अगर आपको LCR सर्किट पढ़ना है तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि R क्या होता है, C क्या होता है, L क्या होता है। यानी R सर्किट के बारे में पढ़ना होगा, C के बारे में पढ़ना होगा, L के बारे में भी पढ़ना होगा। फिर अलग अलग तीनों को पढ़ेंगे, फिर इनका कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। हम LR पढ़ेंगे, फिर CR पढ़ेंगे और तब जा करके LCR पढ़ेंगे माय डियर। आया बात समझ में? यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ LCR सर्किट पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन मोस्टली आएगा भी। लेकिन इस एक सर्किट को पढ़ने के लिए हमें 5 और सर्किट को पढ़ना पड़ता है। जब तक हम ये 5 सर्किट नहीं पढ़ेंगे हम LCR सर्किट को समझने में हमें बहुत परेशानी का सामना कर सकते हैं माय डियर। इसलिए आज हम शुरू करेंगे माय डियर इस AC सर्किट का पहला लेक्चर माय डियर। इसका एक और लेक्चर होगा, यानी 2 लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे AC सर्किट के बारे में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं और पहले नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो 5 हमको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं, 5 अलग टाइप के सर्किट पढ़ने हैं, उसमें पहला पढ़ेंगे माय डियर R सर्किट। फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे R सर्किट माय डियर। तो आप एग्जाम के व्यू से आपको बस पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन आप मिस ना कर पाए माय डियर। हर क्वेश्चन का जवाब आप देने के लिए, यहां तक कि एक्स्ट्रा में अगर क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी आपको आता हो, मैं आपको इतना प्रिपेयर कर दूंगा। R सर्किट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसी सर्किट में हम लोग जब जाएंगे तो सर्किट में जब भी पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले एक नाम आएगा फेजर डायग्राम का। मैं उसका डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाऊंगा, जस्ट इस बात को समझ जाइए सर्किट पढ़ने से पहले। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ये फेजर का मतलब फेज से है। फेज,
फेज से मतलब है, फेज का मतलब यहाँ पे एंगल से मतलब है। आइए बात को समझिए माय डियर। फेजर डायग्राम का मतलब है कि फेज से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा ग्राफ, एक ग्राफ हम खींचेंगे माय डियर, इस ग्राफ पर हम लोग करंट और वोल्टेज को दिखाएंगे। बोला कौन सा वोल्टेज? बोला अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों को अगर आप ग्राफ में प्लॉट कर देंगे और दिखाएंगे कि भाई दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर चल रहा है, कितने एंगल का डिफरेंस दोनों के बीच में चल रहा है, तो ये डायग्राम हमारा क्या कहलाएगा? फेजर डायग्राम कहलाएगा। फेजर का मतलब फेज से है, फेज का मतलब इस एंगल से है कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या एंगल चल रहा है। चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है, करंट की वैल्यू लगातार चेंज होगी, वोल्टेज की वैल्यू भी लगातार चेंज होगी, तो इसकी पूरी संभावनाएं होती हैं कि करंट और वोल्टेज अलग अलग चले माय डियर। हो सकता है एक साथ भी चल रहे हो सकता है अलग अलग भी चल रहे हो, तो अलग अलग सर्किट में अलग अलग कंडीशन फॉलो होती है। तो आपको बस पता याद होना चाहिए फेजर डायग्राम क्या होता है। ऐसा डायग्राम या ऐसा ग्राफ कह लीजिए जिसमें हम लोग करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिखाते हैं कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे से कितने एंगल पे चल रहे हैं सर्किट के अंदर माय डियर। आया बात समझ में आपको? बस इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, फेजर डायग्राम का ही हमें क्या करना है? सर्किट में इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं माय डियर आर सर्किट। आर का मतलब क्या होता है? बोला रेजिस्टेंस। क्या होता है माय डियर? बोला रेजिस्टेंस होता है सर ऐसा सर्किट जिसमें क्या जुड़ा हो? ओनली सिंगल क्या जुड़ा हो? एक रेजिस्टेंस जुड़ा हो। ये रहा एक रेजिस्टेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में हम क्या जोड़ देंगे? एक अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ देंगे। ये रेजिस्टेंस है सर, और ये जो ऐसे चिन्ह बना रखा है, ऐसा साइन बना रखा है, ये कैसा सोर्स? इस सोर्स के एसी सोर्स का साइन है। कैसा साइन है? एसी सोर्स है। आया बात समझ माय डियर? अगर डीसी सोर्स होता तो डीसी सोर्स के लिए हम लोग सेल बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं कुछ इस तरीके से, और एसी सोर्स के लिए ऐसे बनाते हैं। बोला सर इसका वोल्टेज कितना होगा? तो वोल्टेज की इक्वेशन E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, जो हम लोग पहले से जानते हैं। पहले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना होता है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है माय डियर। अब आपको करना क्या है? देखिए सर्किट में आपको आखिर करना क्या है, आप बस ये जानिए कि आपको क्या करना है। सर्किट में ऑलवेज आपको ये वोल्टेज दिया जाएगा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमेशा एक स्रोत जुड़ा रहता है सर्किट में। ये इक्वेशन आपको पता होगी, और आपको क्या करना है? इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए करंट की इक्वेशन ड्राइव करनी है। आया बात समझ में? ये वोल्टेज का इक्वेशन आपको दिया गया होगा और आपको इसका इस्तेमाल करते हुए करंट का इक्वेशन बनाना है। और जब करंट का इक्वेशन आ जाएगा फिर आप देखेंगे कि करंट और वोल्टेज दोनों का एंगल कितना है। यहाँ पे ओमेगा टी एंगल है। ओमेगा टी क्या होता है? ओमेगा टी। तो करंट के एंगल में क्या वैल्यू आ रहा है, और फिर इन दोनों एंगल को देखते हुए आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे, फेजर डायग्राम दिखा देंगे, काम खत्म हो गया माय डियर। आया बात समझ में? यानी कि ये वोल्टेज की इक्वेशन आपको ऑलवेज गिवन होगी, हमें करंट की इक्वेशन बनानी है तो बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें लैंग्वेज माय डियर कुछ भी नहीं लिखाएंगे आपको, इसमें लैंग्वेज की कोई ज़रूरत है भी नहीं। हम जानते हैं क्या कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन क्या होता है माय डियर? I इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम क्या जानते हैं? I इक्वल टू क्या होता है माय डियर? बोला सर I इक्वल टू V बाई आर होता है। ओम्स लॉ से आप तो जानते हैं ना कि ओम्स लॉ से माय डियर क्या होता है? I इक्वल टू V बाई आर, और V वोल्टेज जो है हमारा, वोल्टेज किससे दिखा रहे हैं? E से दिखा रहे हैं, तो E बाई आर हो गया। बोला E इक्वल टू कितना होता है? हमारा E इक्वल टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। आया बात समझ में? बोला ये ई नॉट अपॉन आर को क्या मान लेंगे? आई नॉट मान लेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा माय डियर? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? ई नॉट बाई आर के। यानी जो मैक्सिमम करंट है वो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? मैक्सिमम करंट इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा माय डियर। आया बात समझ में? तो बोला सर ये वोल्टेज की इक्वेशन हमें गिवन थी और करंट की इक्वेशन हमने बता ही दिया,
अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है और करंट का एंगल भी क्या है, ओमेगा टी, यानी कि दोनों का एंगल क्या है, बोला सर ओमेगा टी ही है। अब फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। अब फेजर डायग्राम तो देखेंगे, फेजर डायग्राम ये है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में ये वाई एक्सिस पे करंट और वोल्टेज रहता है और एक्स एक्सिस पे टाइम हमारा होता है, या एंगल कह लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज का इक्वेशन ड्रॉ कर देंगे। तो वोल्टेज हमारा, ये वोल्टेज रहा, वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है, बोला ओमेगा टी, कितना बनाता है, ओमेगा टी। और अपने दिमाग में फिट भी कर लीजिएगा कि ऑलवेज 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 माय डियर, वोल्टेज जो होगा, जो हमारा सोर्स होगा, जो सोर्स का वोल्टेज हमारा है वो हमेशा इजकल टू साइन ओमेगा टी, इजकल टू इनॉट साइन ओमेगा टी होगा, यानी हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी बनाएगा। कितना बनाएगा, ओमेगा टी एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। कौन, ई, जो सोर्स है उसका वोल्टेज। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो सोर्स है ई हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ओमेगा टी बनाएगा। यहाँ पे ओमेगा टी आपको गिवन है। अब आप क्या देखते हैं कि सर जो करंट की इक्वेशन आई है ना, वो भी ओमेगा टी ही एंगल बना रही है माय डियर। इसका मतलब कि दोनों का एंगल सेम, अगर दोनों का एंगल सेम तो अगर करंट आप दिखाने जाइएगा तो करंट के लिए भी एंगल क्या लीजिएगा, ओमेगा टी। तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा, बोला सर इसी लाइन पे तो पहुँच जाएंगे, यानी करंट भी क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया माय डियर, यानी कि आर सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो गए, एक ही लाइन पे हो गए, दोनों का एंगल जो है सेम ही है, कोई फेज एंगल का डिफरेंस नहीं है। फेज एंगल की वैल्यू 0 हो गई है, कोई डिफरेंस ही नहीं है इनके एंगल में। आया बात समझ में। इसीलिए आप देखेंगे कि वोल्टेज और करंट क्या है, साथ साथ होते हैं। और यही आपको याद रखना है कि आर सर्किट में करंट वोल्टेज साथ साथ होते हैं। आर सर्किट में करंट वोल्टेज क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं माय डियर। आर सर्किट में करंट वोल्टेज साथ साथ होते हैं, दिमाग में बस रखिएगा, ठीक है। दोनों की इक्वेशन सेम, तो दोनों साथ साथ होंगे। ये आपका क्या हो गया, बोला सर ये है फेजर डायग्राम। क्या है ये, फेजर डायग्राम है। ये फेजर डायग्राम है जिसमें हम लोग करंट और वोल्टेज, ये वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट कर दिया, बस ये है फेजर डायग्राम। ये था आर सर्किट, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना था कि मैक्सिमम करंट आई नॉट इजकल टू ई नॉट बाई आर होता है, और साथ में आर सर्किट में करंट और वोल्टेज साथ साथ होते हैं। बस इतनी सी बात है। अब मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड तरफ। ये था आर सर्किट। अब बढ़ते हैं माय डियर थोड़ा सा आगे। एल सर्किट, एल सर्किट की ओर बढ़ते हैं हम। एल का मतलब होता है इंडक्टर। क्या होता है, इंडक्टर, मतलब एक क्वाइल। सिंपल क्या समझेंगे आप, एक क्वाइल है। इंडक्टर का मतलब सिंपल क्या समझेंगे, एक क्वाइल है। तो रेजिस्टेंस के जगह पे क्वाइल अब की बार लगा दिया। माय डियर, दुनिया में कोई सर्किट हो ना, रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता है। रेजिस्टेंस तो सर होगा ही होगा, हर हाल में होगा। ये एल है, क्या है, एल इंडक्टर है। इंडक्टेंस आपको पढ़ा चुका हूं। इस इंडक्टर का, इस क्वाइल का क्या है, ये इंडक्टेंस है माय डियर। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा चुका हूं। ये इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये एल होता है, ठीक। यानी प्रेरकत्व, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व। एल इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बोला सर हेनरी होता है। हेनरी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है सर, एल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सोर्स है। और सोर्स का इक्वेशन क्या होगा, ऑलवेज इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है माय डियर, ठीक है। अब बोला सर इसमें क्या करना है, बोला हमें तो हमेशा सर क्या होगा, गिवन होगा इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन हमें हमेशा गिवन होगी। हमें क्या करना है, इस वोल्टेज का इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए करंट की इक्वेशन ड्राइव करनी है, और फिर करंट और वोल्टेज का ग्राफ खींच देना है, काम खत्म हो जाता है माय डियर, ठीक है। तो बोला इसका इस्तेमाल कीजिए और क्या बनाइए माय डियर, क्या बनाइए, बोला सर करंट की इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। बोला करंट कैसे लाएंगे, ये तो क्वाइल है। क्वाइल के केस में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे का नियम पढ़ चुके हैं, और फैराडे के नियम से
आप क्या जानते हैं माय डियर कि जो वोल्टेज होता है वो माइनस का एल डी आई बाई डी टी होता है। क्या होता है? माइनस का एल डी आई बाई डी टी। बोला कहाँ से? फैराडे के नियम से। फैराडे वाला नियम जाकर के पढ़ लीजिएगा कि ईएमएफ कितना जनरेट होता है, ई इजकल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। बोला कोई दिक्कत ही नहीं है सर, क्या करना है? ये रहा वोल्टेज, वोल्टेज ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस वोल्टेज की जगह पे क्या रख दूं? बोला सर ई नॉट साइन ओमेगा टी रख दीजिए और साथ में माइनस एल डी आई बाई डी टी रख दीजिए। ये माइनस साइन तो केवल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, हटा दीजिए, डेरिवेशन में हमारा कोई इसका यूज नहीं है माय डियर। ठीक है, अब रह गया क्या करेंगे अब यहाँ से माय डियर? देखिए अब साइन ओमेगा टी यहाँ है तो सब चीज़ों को अलग अलग करेंगे। आप अलग करके एक तरफ ले जाइए, बाकी सबको एक तरफ। हमें किसकी इक्वेशन बनानी है? बोला करंट की नहीं इक्वेशन बनानी है सर। तो करंट ये रहा, तो करंट को एक तरफ कीजिए और बाकी सबको एक तरफ कर लीजिए, यानी कि डी टी आकर के इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा और एल आकर के डिवाइड हो जाएगा और डी आई अलग हो जाएगा। तो डी आई को अलग कर लीजिए और डी टी को इधर आके मल्टीप्लाई करवाइए। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी में है डी टी आकर के क्या हो जाएगा माय डियर? मल्टीप्लाई, और एल जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो आकर के डिवाइड हो गया। मैं हट जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, स्पेस की कमी है, मिटा करके मैं ऊपर से लिखूंगा। नोट डाउन कीजिए माय डियर। नोट्स बनाना तो हर हाल में ज़रूरी है, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा आपका। वीडियो पॉज करके ये लिख लेंगे। अब देखिए माय डियर, अब क्या करना है? मैं अब देखिए इस डी आई है, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन। बोला दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। बोला सर डी आई का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आई मिल जाएगा। बोला मिल जाएगा सर। ये देखिए मैक्सिमम वोल्टेज और एल तो इंडक्टेंस है ना, तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर लीजिए। तो बोला ई नॉट बाई एल, वो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? बोला सर साइन ओमेगा टी का होगा। किसका होगा? साइन ओमेगा टी का होगा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोला सर माइनस का कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा होता है माय डियर। ठीक है, तो ये लगा लेंगे माइनस का कॉस थीटा, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो जो ओमेगा है वो कहाँ आएगा? ओमेगा नीचे आ जाएगा माय डियर। आया बात समझ में? इंटीग्रेशन में जो एंगल है, एंगल में ओमेगा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहाँ आएगा इंटीग्रेशन के बाद? नीचे आ जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। आया बात समझ में माय डियर? बोला कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जरा देखेंगे क्या कहते हैं। हमारी इक्वेशन क्या आनी चाहिए? सर इक्वेशन आनी चाहिए कैसा? इक्वेशन आनी चाहिए हमारी साइनोसोडियली। मैं आपको पहले क्लास में ही पढ़ा चुका हूं कि आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों की इक्वेशन साइनोसोडियली होनी चाहिए। और यहाँ करंट की इक्वेशन कैसी आ रही है? बोला सर कॉस के फॉर्म में आ रही है। कैसी आ रही है? बोला सर कॉस के फॉर्मूला, इसको साइन में नहीं बदलिएगा। बोला बदल लेंगे सर, कहाँ नहीं बदलेंगे, इसको बदलेंगे ही। तो आपको क्या करना होगा? इसे साइन के फॉर्म में बदलना होगा। अब आप सभी को एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है? कि सर ना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो क्या इस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि माय डियर इसको क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इस कॉस की जगह पे क्या पुट करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है? बोला सर ओमेगा टी है। कितना है? बोला ओमेगा टी है। तो कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। थीटा हमारा ओमेगा टी है ना? बोला बिल्कुल सर ओमेगा टी है। तो यहाँ पे हमने साइन 90 माइनस थीटा दिया। अब जो ये माइनस साइन बाहर था, इसको अंदर लेके जाइए एंगल में। जब एंगल में अंदर लेकर के जाइएगा तो क्या हो जाएगा? चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90, और 90 को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई बाई 2। क्या लिखेंगे?
π/2 लिखेंगे। ये उल्टा कर देंगे, माइनस साइन है, इसकी वजह से हम क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कीजिए माय डियर। एक लाइन बच गया, चाहे इधर मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा, इस E0 अपॉन ओमेगा एल को क्या मान लेंगे, I0 मान लेंगे। तो I बराबर क्या इक्वेशन बन गया, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये आ गया हमारा करंट का इक्वेशन साइन के फॉर्म में, जहां पर आपने I0 को क्या माना है, E0 अपॉन ओमेगा एल। क्या माना है, E0 अपॉन ओमेगा एल। नोट डाउन करेंगे माय डियर। जस्ट इंटीग्रेशन कर दिया है, इंटीग्रेशन करते ही ये मिला, कॉस के फॉर्म में मिला हमको, पर हमारी इक्वेशन साइन के फॉर्म में होती है। तो कॉस ओमेगा टी को जगह पे साइन 90 माइनस ओमेगा टी कर दिया, बाहर का माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओमेगा टी माइनस π/2 यानी कि 90 डिग्री हो गया। और E0 अपॉन ओमेगा एल को क्या मान लिया, I0 मान लिया। क्या मान लिया, I0 मान लिया। मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके फटाफट से नोट्स तैयार करें माय डियर। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूं, टाइम हमारे पास कम रहता है। देखिए करंट की इक्वेशन आ चुकी है। अब E0 इजकल टू, जो I0 इजकल टू आपने लिखा है, I0 इजकल टू E0 अपॉन ओमेगा इंटू एल, यही तो लिखे हैं मैक्सिमम करंट इजकल टू। पर हम क्या जानते हैं सर, कि सर हम जानते हैं कि करंट इजकल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो ये रहा करंट, ये रहा वोल्टेज, तो ये रहा रेजिस्टेंस। क्या रहा, रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये जो ओमेगा एल है वो क्या है, इस एल सर्किट का रेजिस्टेंस है। और इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे माय डियर एक्स एल से। किससे दिखाएंगे, एक्स एल से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, एक्स एल से, जहां एक्स एल इजकल टू क्या है, ओमेगा इंटू एल। और आपको पहली क्लास में ही पढ़ा चुका हूं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है, जहाँ f फ्रीक्वेंसी है और ये l का यहाँ l हो जाएगा माय डियर। ये देखिए, ये एक्सएल क्या हो जाएगा, ओमेगा एल को जगह पे क्या लिख रहे हैं, एक्सएल लिख रहे हैं। ये एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस से तो है, बोला कौन सर्किट का, एल सर्किट का। रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, एक्सएल से दिखाते हैं माय डियर, एक्सएल से। और इस एक्सएल का एक नाम भी है, और वो नाम क्या है, नाम लिख लीजिए, क्या है माय डियर, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस माय डियर नाम है। हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। बोला किसका प्रतिघात, एल सर्किट का प्रतिघात। एल सर्किट का प्रतिघात मतलब जो प्रतिरोध होता है ना, रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग अब प्रतिघात बोल रहे हैं, खाली एल सर्किट के अंदर माय डियर। तो एक्सएल इजकल टू क्या होगा, एक्सएल इजकल टू ओमेगा एल, और ओमेगा इजकल टू 2πfl। अगर आपको ये डेटा, ये फॉर्मूला याद नहीं है, देखिए सर्किट में आपको मैक्सिमम केवल फॉर्मूला का भरमार है माय डियर। आप एक काम करेंगे, जब हमारा एसी सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब भी सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा माय डियर, तो आप काम करेंगे, क्या करेंगे कि आप एक पन्ने पे, एक सिंगल पन्ने पे इस एसी सर्किट के जितने सारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूले आप अपनी पेज पे नोट कर लेंगे, और उसे हर रोज आप माय डियर 1 मिनट 2 मिनट देखिएगा। ज़्यादा दिन नहीं, बस 5-7 दिन देखिएगा, सारे के सारे फार्मूले आपके दिमाग में आ जाएंगे माय डियर। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे ये फॉर्मूला, एक्सएल इजकल टू ओमेगा एल, ओमेगा इजकल टू 2πf, और एल का एल रह जाएगा। तो एक्सएल क्या है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रतिघात है। ध्यान रखना है कौन सर्किट का, बोला एल सर्किट का प्रतिघात होता है माय डियर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब बोला सर यहां से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। आप I इजकल टू E/R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जानते हैं, बोला सर जानते हैं। यहाँ मैक्सिमम करंट लीजिएगा तो यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज आप लगा लेते हैं, बोला सर ये भी जानते हैं हम। लेकिन अब थोड़ा सा एक और बात जान लीजिए कि अगर आपने करंट लिया माय डियर IRMS, तो वोल्टेज भी कौन सा लेंगे, बोला ERMS। क्या लेंगे, वोल्टेज भी क्या लेंगे, ERMS लेंगे। और नीचे में रेजिस्टेंस होता है, तो बोला सर ये एल सर्किट का रेजिस्टेंस कौन था, बोला एल सर्किट का रेजिस्टेंस तो सर एक्सएल ना था। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एल सर्किट के रेजिस्टेंस का क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सएल से। तो IRMS इजकल टू ERMS अपॉन
एक्सेल आप याद रखेंगे और एक्सेल इजकल टू ओमेगा एल इंटू 2πfl। आपको कभी ओमेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा माय डियर, आपको 99% केस में क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आवृत्ति दी जाएगी कि करंट सर्किट में जो जोड़ा जा रहा है सोर्स 50 हर्ट्ज का आवृत्ति है या 60 हर्ट्ज, मोस्टली आपको यही दिया जाएगा 50 नहीं तो 60, 50 नहीं तो 60। आपको फ्रीक्वेंसी ऑलवेज गिवन ही रहती है। तो फ्रीक्वेंसी जब गिवन होगी तो 2πf में 2π से मल्टीप्लाई करके आप एक्सेल की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे अगर आपको एल पता होगा तो माय डियर। आया बात समझ में? तो ये इक्वेशन आप लिख लीजिए। आपको ऑलवेज, अब मैं आपको एक नई चीज़ और बता दूं कि कभी भी माय डियर हर वक्त 100% क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे ये बोला जाएगा कि एक सोर्स है 50 वोल्ट और 20 हर्ट्ज का, इसका मतलब है कि 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और जो 50 वोल्ट है माय डियर वो ERMS है। क्या है? ERMS। यानी कि मोस्टली हर क्वेश्चन में लगभग आपको RMS वोल्टेज गिवन होगा। जो भी सोर्स दिया रहेगा हमसे लिखा जाएगा कि एक NOAC सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देखिए क्वेश्चन में कैसे लिखा जाएगा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज को हमने सर्किट में जोड़ा है। इसका मतलब कि 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये F है, और 220 वोल्ट का है ERMS है। क्या है हमारा? ERMS है। तो ऑलवेज आपको ERMS दिया रहेगा माय डियर, ठीक है। ERMS पता होगा आपको, और एक्सेल की वैल्यू अगर L की वैल्यू आपको पता है, आप फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया है, L पता है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो एक्सेल निकाल लेंगे इससे और एक्सेल निकाल के यहाँ रख लेंगे तो IRMS पता चल जाएगा, और IRMS पता चल जाएगा तो I0 भी पता चल जाएगा माय डियर। IRMS इक्वल टू I0/√2, तो IRMS पता चल गया तो I0 भी पता चल जाएगा। सब आपस में इंटरलिंक है। क्वेश्चन भी ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं माय डियर। थर्ड लेक्चर है, थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए जो है आज की क्लास थोड़ी काफ़ी छोटी हो गई है। टारगेट तो 45 मिनट के आसपास का रहता है, पर जो है सिर दर्द की वजह से थोड़ा सा आज का वीडियो कम करना पड़ रहा है, और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में इसको पूर्ति कर दिया जाए। तो मिलते हैं माय डियर नेक्स्ट क्लास के अंदर।